जी, तो हमारा आज पहला लेक्चर होगा रिवीजन का। तो इसमें हमारे पास जो सा है वो जनरल नॉलेज है, ज़्यादातर जनरल नॉलेज है। और ये पहले जो सा इसको डिफरेंट, इसमें डिफरेंट आपको सारे जो सा चीज़ें कंपाइल मिलेंगी। 50+ MCQs हैं इसमें आज। और आज का लेक्चर लेंथी भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन कल से ऑनवर्ड आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। मतलब कि जैसे कंप्यूटर है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स होगा, इंडो पाक होगा, इस्लामियात होगा, ठीक हो गया, एवरीडे साइंस है, कुछ जीके की चीज़ें होंगी। तो वो हम फिर आगे से ऑनवर्ड उसको इस तरह लेके चलेंगे। बीच में हफ्ते में या एक दो हफ्ते, एक हफ्ते बाद आपका जीके का इस तरह का लेक्चर भी होगा जो कि मिक्स हुआ करेगा। और नॉर्मली रोज हमारा इंशाल्लाह उसमें हमारे पास जो सा है वो एमसीक्यूज हुआ करेंगे। आज 55 है एमसीक्यूज, तो मे भी थोड़ी सी स्पीड भी ज़्यादा हो। और एक सेकंड ज़रा मैं, ठीक हो गया, चले। वो असल में मुझे, चले जी अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास कैपिटल ऑफ घाना, कैपिटल ऑफ घाना, जो घाना है आपके पास, उसका जो कैपिटल है उसका क्या नाम है जी? अकरा। ए बी ऑप्शन, ठीक हो गया। तो अकरा जो सा है वो हमारे पास क्या है? घाना का कैपिटल है। तो इसके हवाले से जो सा आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। उसके बाद द कंट्री ऑफ घाना वाज फॉर्मली नोन एज बाय व्हाट नेम। तो जो घाना है ना, इसका पुराना नाम, ये भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, ये जनरल नॉलेज के सवाल हैं, ओल्ड नेम न्यू नेम्स। तो गोल्ड कोस्ट कहते हैं जी घाना को। घाना जौन सा है, इसका जो ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम इसको क्या कहते थे? गोल्ड कोस्ट। पाकिस्तान में भी काफी सारे सिटीज हैं, बाहर के मुल्क कंट्रीज जौन से हैं उनके भी काफी ज्यादा जौन सा है वो आपके क्या हैं, उनके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपके, वो मुल्क ऐसे हैं जिनके ओल्ड नाम और पुराने नए नाम जो उनसे वो पूछ लिए जाते हैं। कॉन्गो इज द न्यू नेम ऑफ, ठीक है, कॉन्गो इज द न्यू नेम ऑफ। तो कॉन्गो जो सा है इसका पुराना नाम क्या था? जायर, जायर, ठीक है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो सा है वो क्या है आपका? जायर। और इसमें जो मेडागास्कर है आपका, ये मेडागास्कर आपका एक आइलैंड है। तो आई जब जियोग्राफी की हम रिवीजन करेंगे तो उसमें मैं आपको ये मेडागास्कर जो सा है वो भी बताऊंगा। ब्लैक पूल, ब्लैक पूल के हवाले से दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। ब्लैक पूल जो सा है ये आपका एक क्या है, इसको टाउन कह लो, इसको रिजॉर्ट कह लो, इसको बीच कह लो, ठीक है। जो अभी रिसेंटली सवाल इसके रिलेटेड पूछा गया था वो क्या था कि ये कौन से मुल्क के अंदर है? तो ये इंग्लैंड के अंदर है आपका। जो आपका बर्तानिया है, इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर जो है ये आपका ब्लैक पूल है। ये एक बीच, स्याही स्याही जगह कह लो इसको, ठीक है। टाउन भी कह सकते हो इसको, बीच भी कह सकते हो। और बड़ा फेमस है, इंग्लैंड के अंदर है, और लोग वहां जो है छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ये याद रखना है आपने कि कौन से मुल्क के अंदर है? इंग्लैंड के अंदर। अच्छा जी, इसके ऊपर हम देखते हैं, विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, जो फ्रेश, दो तरह की लेक्स होती हैं आपकी। एक आपकी जो लेक होती है उसको हम कहते हैं, हमारे पास फ्रेश वाटर लेक होती है। और उसके बाद दूसरी जौन सी है आपकी, साल्ट वाटर लेक होती है। उसमें जौन सा आपका क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर होता है। तो जो फ्रेश वाटर लेक है ना, उसके बारे में हमेशा दो दो चीजें आप लोगों ने याद रख लेनी है। सॉरी, मैंने इसमें मिस्टेक की हुई है। दो चीजें आप लोगों ने इसमें जो सा है वो याद रख लेनी है। दो चीजें जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि हमारे पास जो सा है वो, जब भी फ्रेश वाटर लेक की बात आएगी, बिगेस्ट, ठीक है, यहाँ बिगेस्ट और लार्जेस्ट का भी एक कंफ्यूजन होती है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। तो फ्रेश वाटर लेक की जब भी बात आएगी वो आपकी क्या है? लेक सुपीरियर, जो कि कनाडा के अंदर है। यूएसए का भी थोड़ा सा हिस्सा लगता है, लेकिन मोस्टली ये कनाडा के अंदर है। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक की जब भी बात आएगी वो आपकी क्या है? एरिया वाइज ये बात हो रही होती है, ये आपकी लेक सुपीरियर है। और ये सवाल पूछा जाता है कि लेक सुपीरियर आपकी कहाँ है, तो ये कनाडा के अंदर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये आपकी नेचुरल लेक भी होती है। उसके बाद आपकी अगर साल्ट, वैसे ओवरऑल कभी फ्रेश वाटर का वर्ड साथ ना लिखा हो, अगर फ्रेश वाटर का वर्ड साथ ना लिखा हो तो फिर आपकी क्या है? ये कैस्पियन लेक, ठीक है, इसको कैस्पियन सी कहते हैं, इसको कैस्पियन सी कहते हैं। तो ये आपकी जो सा, अगर फ्रेश वाटर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपकी कैस्पियन सी होगी। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल आ जाता है, यहाँ एक और सवाल आ जाता है कि ये जो फ्रेश वाटर लेक है या साल्टी लेक है, ये तो नेचुरल है, कुदरती बनी होती है, ठीक है, ये कुदरती बनी होती हैं। लेकिन एक आर्टिफिशियल भी होती हैं। एक क्या होती हैं? आर्टिफिशियल भी होती हैं, या उनको मैन मेड भी कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल या मैन मेड की जब भी बात आएगी, याद रख लो, आर्टिफिशियल की और मैन मेड की जब भी बात आएगी लेक्स की, आप लोगों ने ये दो लेक्स याद रखनी है, करीबा लेक और वोल्टा लेक। मैंने इसका साथ मेंशन किया हुआ है। अब इसका सवाल कैसे पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल लेक
लार्जेस्ट या बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? डीप कितनी है। बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? डीप कितनी है। तो जब भी बाय वॉल्यूम का पूछा जाएगा तो वो आपकी करीबा लेक है, और ये जिम्बाब्वे वाली साइड पे, जैम्बिया वाली साइड पर है। लेकिन जब भी सरफेस एरिया के हवाले से बात की जाएगी, ठीक है, कि वो कितनी बड़ी है, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? डीप कितनी है। लेकिन जब भी एरिया वाइज बात की जाएगी, जो अभी घाना मैंने ऊपर मेंशन किया था, वो घाना इसी वजह से था। तो घाना जो सा है, जो घाना, वहां अकरा जिसका कैपिटल है, वहां है आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक, जो कि एरिया वाइज सबसे बढ़िया, उसका क्या नाम है? वोल्टा लेक। ठीक है, तो ये लेक्स के हवाले से आपने 4-5 सवाल याद रखने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है, वो नीचे है ये, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब डीपेस्ट लेक का क्या मतलब है जी? वॉल्यूम वाइज, ठीक है, वॉल्यूम वाइज पूछ लिया जाए अगर, कि विच इज द लार्जेस्ट लेक या बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, एक ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो फिर भी आपके पास क्या होगी? बेकाल लेक होगी। अगर आपकी कभी भी वॉल्यूम की बात आएगी तो आपने हमेशा जहन में क्या रखना है? कि ये इसकी डेप्थ की बात हो रही है। अगर सिंपल डीपेस्ट आ जाए, या आ जाए कि विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, जब भी बाय वॉल्यूम की बात की जाएगी तो आपने बेकार लगाना है। बाय एरिया की बात की जाएगी तो वो आपकी क्या है? कैस्पियन सी होगी। लेकिन अगर वहां फ्रेश वाटर आ जाएगा तो फिर आप लेक स्पीरियर लगाओगे। और बाकी मैंने आपको आर्टिफिशियल का भी बता दिया। तो ये आप लोगों ने, ये 5 से 6 सवाल हैं, इन्हीं में से कभी कभार एक सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा पीरू और बोलीविया के अंदर है आपकी टिटिकाका लेक। ठीक है, क्या है? टिटिकाका। तो ये जौन सी है, हाईएस्ट जौन सी है आपकी एक लेक है, इसके हवाले से भी एक सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है कि लेक टिटिकाका कहाँ है जी? पीरू और बोलीविया का जो बॉर्डर है वहां आती है, और ये हाईएस्ट लेक है। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने ये भी याद रख लेना है। स्पीरियर हम देख चुके हैं, स्पीरियर लेक आपकी कनाडा के अंदर है, बिगेस्ट जोन सी है फ्रेश वाटर। और ये विक्टोरिया लेक अफ्रीका के अंदर है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका जो सा है, उसकी सबसे बड़ी लेक अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो ये आपकी विक्टोरिया लेक जो सी है वो होती है। अच्छा जी, उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी उरल माउंटेन्स हैं। तो उरल माउंटेन्स जो सी हैं वो आपकी, ये कहाँ है जी उरल माउंटेन्स? तो रशिया के अंदर, डी ऑप्शन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये माउंटेन्स है। तो उरल माउंटेन्स जो सी हैं ये आपकी कहाँ है? रशिया के अंदर। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को अब थोड़ी सी चीजें क्लियर करता हूँ आप लोगों की। ये मैंने करंट अफेयर्स में की हुई है, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को यहाँ। इसका जो आंसर है ना, वो तो है डी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर करता हूँ, और इसको सुन लेना, लिख लेना, और बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो अगेन आप लोगों ने इसको लिख लेना है। कोशिश किया करो ये लेक्चर्स भी साथ साथ लिखा करो, जैसे जैसे मैं बोल रहा होता हूँ। अच्छा जी, 3 चीजें हैं आपकी। एक है ऑयल के रिजर्व होना। एक क्या चीज है? ऑयल के रिजर्व होना। दूसरी चीज है ऑयल प्रोड्यूस करना। तीसरी चीज है ऑयल को एक्सपोर्ट करना। ठीक हो गया। एक क्या है? सबसे ज्यादा ऐसा मुल्क जिसके पास ऑयल के रिजर्व हैं, मतलब जिसकी जमीन के नीचे से सबसे ज्यादा ऑयल मौजूद है। दूसरा मुल्क वो है जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब जमीन के नीचे जो ऑयल है, उसको तो निकालना पड़ता है ना, उसके लिए मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर तीसरा मुल्क वो है जो कि ऑयल प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा बाहर के मुल्क में ज्यादा बेचता है। तो ये तीनों डिफरेंट मुल्क हैं, आप लोगों ने याद रखना है। सबसे ज्यादा जो ऑयल के रिजर्व्स हैं, ऑयल की बात कर रहा हूं, गैस की बात नहीं कर रहा, गैस का भी बता दूंगा। सबसे ज्यादा जो ऑयल के रिजर्व्स हैं जिस मुल्क के पास, उस मुल्क का नाम है वेनेजुएला। सबसे ज्यादा जिसकी जमीन के नीचे ऑयल के रिजर्व्स हैं, वो कौन सा मुल्क है? वो है आपका वेनेजुएला। बट ऑयल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस वेनेजुएला नहीं करता। क्यों? ऑयल को रिफाइन करने के लिए, ऑयल को निकालने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, जो कि वेनेजुएला के पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? वो आपका कौन है? तो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जी आपका यूएसए। सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस जो सा है वो कौन करता है? सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो आपका है जी यूएसए। और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कौन है? वो है आपका सऊदी अरेबिया। लेकिन 2022 के अंदर रशिया भी सेकंड लार्जेस्ट कुछ देर के लिए बना था, क्योंकि रशिया ने बहुत ज्यादा जंग की वजह से ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन हम सऊदी अरेबिया की तरफ ये भी जाएंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कौन है जी? आपका सऊदी अरेबिया। और नंबर 1 पे ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है? आपका यूएसए। लेकिन अब यहां क्या बात आ जाती है? मैंने तीसरी बात की थी कि ऑयल प्रोड्यूस करना डिफरेंट चीज है, फिर है ऑयल को एक्सपोर्ट करना। तो सबसे ज्यादा जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो कौन सा मुल्क है? वो है जी आपका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सबसे ज्यादा दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूस किया,
अब अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन अमेरिका खुद इतना बड़ा मुल्क है, 30-35 करोड़ का मुल्क है, उसकी अपनी जरूरियात भी तो है ना। तो सऊदी अरेबिया उसके मुताबिक जो सा उसकी पॉपुलेशन कम है, तो सऊदी अरेबिया जो सा है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो सा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क सऊदी अरेबिया, प्रोड्यूस करने वाला यूएसए, और सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स वाला मुल्क कौन सा है, वेनेजुएला। तो ये 3 डिफरेंट सवाल हैं, इन तीनों को आप लोगों ने उसी तरतीब में याद रखना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट आपकी क्या होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है, ठीक है। स्ट्रेट आपकी क्या होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है, जो कि क्या कर रही होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो सी है, ये आपके दो जो ओशंस होते हैं, दो जो बड़े ओशंस होते हैं उनको क्या कर, दो जो बड़े ओशंस कह लो या वाटर बॉडीज कह लो, उनको क्या कर रही होती है, उनको ये क्या कहते हैं, सेपरेट कर रही होती है, ठीक है। उनको क्या कर, सॉरी, उनको क्या कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है। और उसके बाद जो सा है, दो जो लैंड बॉडीज होती हैं उनको सेपरेट कर रही होती है। ये स्ट्रेट और अल्लाह भला करे आपका एस्थमस होता है। ये जियोग्राफी के अंदर अगेन इनको मैं बाय पिक्चर आप लोगों को इसका बता दूंगा, अभी क्योंकि जनरल है आज, तो इसलिए ज्यादा इसके ऊपर मैं चीजें आपको नहीं बताऊंगा। तो बेरिंग स्ट्रेट जो सी है, इसने क्या करना होता है, बेरिंग स्ट्रेट ने दो जो लैंड होती हैं उनको सेपरेट करना होता है, और दो जो वाटर बॉडीज होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है। तो जी, दो जो लैंड होती हैं उनको सेपरेट करना होता है, लैंड को सेपरेट करना होता है, बिल्कुल। अब यहां सेपरेट कर रही है, रशिया क्या है, लैंड है, और अलास्का क्या है, यूएसए के अंदर, यूएसए की रियासत है। तो नन ऑफ दीज जी। बेरिंग स्ट्रेट क्या करती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है, जो कि दो लैंड बॉडीज को सेपरेट कर रही होती है, और दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या कर रही होती है, जोड़ रही होती है, ठीक है। तो यूएसए और रशिया, या रशिया और यूएसए की जो रियासत है अलास्का, उनको बेरिंग स्ट्रेट क्या करती है, उनको ये सेपरेट करती है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्या सब, कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है बेरिंग स्टेट? बेरिंग स्टेट जोन सी है, ये आपकी अगर हम देखें तो एक साइड पे आपका जोन सा है पैसिफिक ओशन है बड़ा, ठीक है। इस साइड पे अमेरिका वाली साइड पे पैसिफिक ओशन है, और दूसरी साइड पे आपका आर्टिक ओशन जोन सा है वो हो जाता है, ठीक है। ये क्या कर रही होती है, आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन जोन सी है, उनको जोन सा है वो आपस में क्या कर रही होती है, उनको आपस में जोड़ रही होती है। ठीक हो गया, पैसिफिक और आर्टिक है। एक सेकंड जरा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर्स के हवाले से दो सवाल पूछे जाते हैं। ओपियम वॉर्स के हवाले से, ओपियम वॉर्स किस किस के दरमियान लड़ी गई थी, चाइना के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान लड़ी गई थी। और ओपियम वॉर दो थी, पहली वॉर ओपियम वॉर फर्स्ट, ये सवाल दोनों पूछे ऑलरेडी, तीनों सवाल पूछे जा चुके हैं। ओपी कि ओपियम वॉर किस किस के दरमियान लड़ी गई थी, चाइना के दरमियान, ठीक है, चाइना के दरमियान और ब्रिटेन, उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, और दो जंगें लड़ी गई, फर्स्ट 1839 टू 1842, और दूसरी जो सी है 1856 से 1860। या इसी तरह भी पूछ लिया जाता जाता है कि ओपियम वार्स का टोटल कितने अरसे के दौरान लड़ी गई, तो वो फिर आप 1839 से 1860 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं सवाल किसी तरह से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जो सी है, ये इमेजिनरी आपकी लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं, आपके क्लाइमेट के हवाले से, आपके टाइम के हवाले से, ये मैं आपको बताऊंगा, लैटिट्यूड लाइन है। और दूसरी आपकी जो सी है, अल्लाह भला करे, ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो इसी तरह इंटरनेशनल डेट लाइन, बस अभी इतना देख लो कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके आगे अगर आप जाते हो तो आपका डेट चेंज हो जाती है, मतलब अगला दिन आ जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक 180 डिग्री के ऊपर लाइन है, उससे अगर आप आगे लाइन को क्रॉस करते हो तो अगला दिन शुरू हो जाता है, उससे पीछे जो सा डेट डिफरेंट होती है, डेट चेंज हो जाती है। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये बेरिंग स्टेट से गुजरती है। ये जब जियोग्राफी के अंदर मैं आप लोगों को साथ में पिक्चर्स के साथ आप लोगों को बता दूंगा कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये लैटिट्यूड लाइन है, और यहाँ से जो सा है आपकी डेट लाइन पास हो रही है। और ये डेट लाइन जो सी है, इससे आगे जो मुल्क है उसमें जो सा है डिफरेंट दिन होता है, उससे जो पिछला मुल्क है उसमें डिफरेंट दिन होता है। तो ये बेरिंग स्टेट से जो सा इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी पास हो रही होती है, और ये 180 जो सी है वो लाइन होती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो इसको फिर इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी, द शॉर्टेस्ट डे, अब याद रख लो
आप लोगों को पता है, बल्कि यहाँ एक मैंने बताया हुआ है, ये देखो, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। और ये जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही होती है, इसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अब याद रख लो, जब भी ये लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन, जब ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जमीन को दरमियान में से इमेजिनरी लाइंस है, ये क्या है, याद रख लो, ये सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अच्छा, ये ना एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अभी जिसने भी ये जो है ना आपका नाम, जिन्होंने अभी डी ऑप्शन बताई है, अपने रियल नाम से आओ, अपना रियल नाम से आया करो, ताकि मैं आप लोगों को, अब ये किसी की आईडी है IA945 something@gmail.com, ठीक है, तो ताकि मैं आप लोगों को जो सा आपका नाम जब बुलाऊं तो अच्छा लगे मुझे भी। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता @gmail.com, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है, तो अपने असल नाम के साथ जो सा है वो आया करो। तो ये जो आपकी 0 डिग्री लाइन गुजरती है ना, इससे जो नॉर्थ वाली साइड पे, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और साउथ नीचे ये जो है, इस एरिया को हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और अर्थ जब आपकी ऐसे रोटेट कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, और सूरज की तरफ रिवॉल्व कर रही होती है, तो फिर आपके शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो, तो ऑस्ट्रेलिया जो सा ये सदर्न हेमिस्फेयर में आएगा। अब सदर्न हेमिस्फेयर का क्या मतलब है, सदर्न हेमिस्फेयर का क्या मतलब है, कि जब ये ऊपर वाले स्फेयर के अंदर, जब ऊपर वाले स्फेयर के अंदर शॉर्टेस्ट डे होगा, तो यहां क्या होगा, यहां उसके ऑपोजिट होगा। और यहां जब ऑपोजिट होगा, तो यहां अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अब कहां आता है, एशिया के अंदर, तो एशिया देखो यहां नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आ रहा होता है। एशिया जो सा है वो हमारे पास क्या है, एशिया के अंदर पाकिस्तान आ रहा है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। पाकिस्तान में सबसे छोटा दिन कब होता है, पाकिस्तान में सबसे छोटा दिन जैसे आपने बताया है कि 21 या 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है जी, जून के अंदर होता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में इसके ऑपोजिट हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया जो सा है, ये आपका जो साउथ अमेरिका के कुछ मुल्क हैं, और यहाँ अफ्रीका के ये जो मुल्क हैं, ये जो क्या कहते हैं ब्लैक लाइन है ना, इससे नीचे नीचे जितना एरिया है, इसमें ऊपर वालों से ऑपोजिट चीजें होंगी। तो अब पाकिस्तान में हमारे इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट डे है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसके ऑपोजिट होगा। वो कब होगा, जब पाकिस्तान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो सा है वो क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। जब हमारे यहाँ 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ये क्या कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है, तो उस दिन वहां शॉर्टेस्ट डे होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप लोगों से अब मैं सवाल पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होगा, तो वो मुझे बताओ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होगा, तो शाबाश 22 दिसंबर को। ठीक है, जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, तो तब जो सा है वो क्या होगा, वहां सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, तो ये इनका ऑपोजिट होता है। मेंशन द निकनेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक क्या होती है, आपकी वर्ल्ड वॉर टू चलती है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू का एंड कैसे होता है, वर्ल्ड वॉर टू का जो एंड होता है, वर्ल्ड वॉर टू का एंड होता है कि आपने क्या होता है कि यूएसए जो है वो जापान के ऊपर 2 बॉम्ब फेंकता है। ठीक है, एक का क्या नाम होता है, एक का नाम होता है लिटिल बॉय, और एक का नाम है फैट मैन। तो लिटिल बॉय जो सा है ये क्या है, ये हिरोशिमा पे फेंका जाता है, और फैट मैन जो सा है ये नागासाकी के ऊपर फेंका जाता है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी कि हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय फेंका गया, और फैट मैन जो सा है ये नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को, 3 दिन के बाद जो सा है, 2 दिन लगा लो, 7 और 8, 2 दिन के बाद फिर फैट मैन फेंका गया किसके ऊपर, नागासाकी के ऊपर। और ये यूएसए ने फेंके थे किसके ऊपर, जापान के ऊपर। हिरोशिमा नागासाकी। ठीक हो गया, मैं बता दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है, अभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, उसके बाद जो सा है हमारे पास द ट्रीटी ऑफ सेवरस, द ट्रीटी ऑफ सेवरस। तो 3 ट्रीटीज हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, और ऑफिशियली 1919 के अंदर ये खत्म हो जाती है। तो उस जंग के बाद 3 ट्रीटीज होती हैं। सबसे पहली ट्रीटी होती है, उसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सालेस। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सालेस कहते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वर्सालेस के बारे में सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया था कि विच ट्रीटी एंडेड कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1।
तो यूरोप के जो आपस में मुल्क लड़ रहे थे उनके दरमियान जो सुलह सफाई हुई वो ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने करवाई 1919 के अंदर। फिर उसके बाद हुई आपकी ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ट्रीटी ऑफ सेवरेस होती है आपकी 1920 के अंदर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेवरेस जो सी है ये आपकी कब होती है, 1920 के अंदर होती है। और ये किस किस के दरमियान होती है, ये जो आपका ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था और ऑटोमन एम्पायर था, इसके दरमियान होती है। और ऑटोमन एम्पायर को जो सा है वो हथियार डाल देता है, और ऑटोमन एम्पायर के जो मुल्क थे, ये जो सीरिया हो गया, फलस्तीन हो गया, इराक हो गया, ये सारे इलाके जो सा है इराक वो क्या कहते हैं, वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास चले जाते हैं। तो ये होती है ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जिसका सवाल था 1920 के अंदर। फिर होती है ट्रीटी ऑफ लोजान, ये फाइनल ट्रीटी होती है बिटवीन ऑटोमन एम्पायर और फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। तो इसके अंदर जो सा है सल्तनत उस्मानिया को क्या किया जाता है, उसको खत्म करने, सल्तनत उस्मानिया कह रहा हूँ, खिलाफत को खत्म करने का जो सा है वो ऐलान किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ट्रीटी ऑफ लोजान के अंदर क्या किया जाता है, खिलाफत जो थी उसको खत्म किया जाता है। लेकिन ये क्या था, याद रख लो, ऑफिशियली खिलाफत कब खत्म हुई, वो 1924 में हुई, ठीक है। ये मैं पहले भी बताता होता हूं कि किस ट्रीटी के तहत खिलाफत को खत्म करने का फैसला किया गया था, वो 1923 था। ये बिल के नीचे सवाल था, ठीक है। तो 1923 के अंदर खिलाफत को खत्म करने का ट्रीटी ऑफ लोजान के तहत फैसला किया गया। लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा या मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो सा है उसने 1924 के अंदर जो सा है वो खिलाफत को ऑफिशियली अबॉलिश किया था। जब भी ऑफिशियली बात आएगी तो आप 1924 जो सा है वो लगाओगे। और किसने खत्म किया था, मुस्तफा कमाल पाशा साहब जो सा उन्होंने खिलाफत को क्या किया था, अबॉलिश किया था। और आखिरी जो सा है वो खलीफा कौन थे, अब्दुल मैसद टू, MECID, ठीक है। ऐसे ही पेपर में लिखा आता है तो आपने यही याद रखना है, अब्दुल मैसद, ठीक है। MECID सेकंड, मैसद सेकंड, ये जरकून ने लिखा भी है। इसको मजीद भी कहते हैं, लेकिन वो मजीद बताओ तो जब पेपर में मैसद लिखा आता है तो फिर जो सा है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कहता ही हूँ मैसद, ठीक है। ये जैसे जरकून ने लिखा हुआ है ना MECID, तो आपने मैसद ही इसको पढ़ना है। वैसे मजीद कहोगे तो मजीद नहीं आता। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि UN चार्टर जो सा है कब साइन किया गया था, तो 26 जून 1945 को UN का चार्टर साइन किया गया था। और वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो से हैं ये किसके वर्ड्स हैं, ये UN चार्टर के जो से हैं वो ऑफिशियली वर्ड्स हैं। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो से है ये किसके ओपनिंग वर्ड्स हैं, ये हैं जी UN चार्टर के, जो कि 26 जून 1945 को क्या किया गया था, साइन किया गया था। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। कोहे जूदी, कोहे जूदी जो सी है ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और ये आपकी इंपॉर्टेंट जगह कहाँ है जी, तुर्कीये के अंदर, ठीक है। तुर्कीये के अंदर, तुर्की के अंदर जहां आजकल जल्जला आया हुआ है, तो तुर्कीये के अंदर। और ये कोहे जूदी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपकी वो जगह है, ये आपकी वो माउंटेन है जहां आर्क रुकी थी। आर्क, आर्क क्या थी, कश्ती थी। आर्क क्या थी, कश्ती थी। किसकी कश्ती थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, ठीक है। उसका नाम जो सा पूछा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था, तो उनकी कश्ती का नाम था आर्क। तो जब उनकी कौम के ऊपर अजाब आया था अल्लाह का, जब बारिश बरसती रही थी, तो उसके बाद वो जो कश्ती थी आर्क, जो अल्लाह के हुक्म से चलती रही, तो वो आकर इस मुकाम पर रुकी थी, कोहे जूदी के मुकाम के ऊपर। तो ये मुकाम कहाँ है, तुर्की के अंदर। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। कोहेतूर, कोहेतूर जो सा जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो सा है वो गए थे, ठीक है। तो कोहेतूर जो सा है, कोहेतूर ये इजिप्ट के अंदर है, सेनाई पेनिनसुला के अंदर। सेनाई पेनिनसुला कहाँ है, मिस्र, इजिप्ट के अंदर, ठीक हो गया। तो कोहेतूर कहाँ है, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, नेम ऑफ साइलोन, साइलोन क्या है जी, साइलोन जो सा है ये आपका पुराना नाम है जी, किसका, श्रीलंका का। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज साइलोन, ठीक हो गया। तो इसका जो नेम चेंज कब हुआ था, साइलोन टू श्रीलंका, वो आपका हुआ था 1972। बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। कि श्रीलंका जो सा है, जहां आपको पता है पाकिस्तान में तो अब श्रीलंका की वैसे बड़ी मिसालें दी जाती हैं, तो 1972 के अंदर ऑफिशियली जो सा है ये नाम चेंज हो गया था। अच्छा जी, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, एक यार्ड के अंदर जो सा है वो कितने मीटर्स होते हैं, तो ये वन लाइनर है आपका, 0.914 मीटर होते हैं। एक यार्ड के अंदर जो सा है कितने आपके मीटर्स होते हैं जी, 0.914। तो बी ऑप्शन। 1 BTU इज इक्वल टू, ये आपका लेंथ का यूनिट है, यार्ड हो गया, मीटर हो गया, ये आपकी लेंथ का यूनिट है। 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और जाउल्स ये किसका यूनिट है जी, हीट का यूनिट होता है। BTU जो सा है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और जाउल ये हीट का आपका यूनिट होता है।
तो ये किसके इक्वल होता है? 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जाउल्स। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट आपके कितने जाउल्स के इक्वल होता है? 1055 के इक्वल होता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट होगी। आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोगों को जस्ट इसका वो देने के लिए कि आप लोग जरा थोड़ा सा आज आपको टफ लगेगा चीजें, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज नहीं है। जब एक सब्जेक्ट होगा ना, आपको पता होगा कि आज इस्लामियत की चीजें, तो वो आपको जरा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। आज क्या होगा, आज आपको 2-3 MCQ जैसे खिचड़ी सी मिलेगी। तो आगे से ऑनवर्ड जितने आपके, क्योंकि टेस्ट इसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, टेस्ट मैं पिछले जो सा ये पिछले पूरे हफ्ते से आपके टेस्ट ही बन रहे थे और आपकी जो सा पीडीएफ कंप्लीट हो रही थी, तो इस वजह से जो सा है वो क्या है आपका इसी अकॉर्डिंग तरतीब चल रही है। तो मैंने पहला लेक्चर ये रखा है, वरना कल इंशाल्लाह इस्लामियत का होगा और उसके ऑनवर्ड जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज होंगे तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, रवियन अच्छी हो जाएगी। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, 1 ग्राम के अंदर 1 मिलीग्राम, और ग्राम मिली क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1000 होता है। एक सेकंड जरा रुकिएगा। अच्छा जी, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो सा है 1000, ठीक है, ग्राम और मिलीग्राम का 1000 होता है। यहाँ एक और सवाल पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा कि जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? ये सवाल जो सा है बार बार पूछा जाता है कि एक जो प्योर जो गोल्ड होता है आपका, जो क्या कहते हैं, सॉरी, कितने कैरेट का? आपका 24 कैरेट का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। प्योर गोल्ड जो सा है उसमें 24 होते हैं। एक दफा सवाल ये पूछा गया था तो 12 था, 20 था, 22 था, 24 था। तो 24 कैरेट जो सा है वो आपका प्योर सोना होता है, तो 24 कैरेट। आदम्स पीक, एडम्स पीक कहा जाता है जी इसको। इसको क्या कहा जाता है? एडम्स पीक कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में दो नाम है। इसको श्रीपादा भी कहते हैं, द होली फुटप्रिंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, श्रीलंका के अंदर है ये एडम्स पीक। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि जब जन्नत से निकाला गया था, तो जब उनको जमीन पे भेजा गया था तो वो इधर आए थे। ठीक है, इस वजह से इसको एडम्स पीक, इसको होली फुटप्रिंट भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास इसकी क्या करेक्ट हो जाएगी? बी ऑप्शन हमारे पास इसकी जो सी है वो करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, 1 इंच इज इक्वल टू वन 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। ठीक है, 2.4 याद नहीं करना, 2.5 याद नहीं करना, 2.6 याद नहीं करना। ठीक है, 2.54 एग्जैक्ट याद करना है, यही एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं जी 1 इंच के अंदर। ओल्डेस्ट इनहेबिटेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट इनहेबिटेटेड सिटी कौन सा है जी इस दुनिया के अंदर? तो सीरिया का जो कैपिटल है दमिश्कस, जिसको दमिश्क कहते हैं हम उर्दू के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? दमिश्क कहते हैं उर्दू के अंदर। तो सीरिया का कैपिटल, सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी? सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। द कल्चरल सेंटर गंधारा सिविलाइजेशन वाज, तो गंधारा सिविलाइजेशन बुद्धिज्म का सेंटर जो सा है वो कहाँ था जी? वो पाकिस्तान के अंदर, टेक्सला। अगर इसको और हम डिटेल में देखें, अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो वो हमारे पास क्या है? टेक्सला। टेक्सला जो सा है एपी सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, या इसको गंधारा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टेक्सला, रावल इस्लामाबाद से जाए ना साइड पे, जहाँ यूटी टेक्सला भी है, तो गंधारा सिविलाइजेशन या बुद्धिज्म जो है उसका एपी सेंटर क्या है? टेक्सला। ठीक है, टेक्सला पाकिस्तान। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ओल्डेस्ट मोनार्की, मोनार्की किसको कहते हैं जी? बादशाहत को कहते हैं। बादशाहत डिफरेंट जगह पे बाद मोनार्की है आपकी। ठीक है, मोनार्की दो तरह की होती है, एक मोनार्की जिसके पास पावर होती है, एक मोनार्की होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत सारी जगह पर है। मलेशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बर्तानिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं होती। तो जो जापान है, जापान के अंदर इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मोनार्की है, और इस टाइम पे वहां के जो एम्परर है उनके पास पावर्स हैं। जापान का जो एम्परर है, तो उनका जो एम्परर है इस टाइम पे, उसका क्या नाम है? नारोहिटो। उसका क्या नाम है? नारोहिटो। अभी रिसेंटली भाई साहब जो से नारोहिटो साहब जो है वो बहुत अरसे बाद पब्लिक व्यू में आए हैं। ठीक है, और वहां उनकी काफी ज्यादा इश्यूज भी चलते रहते हैं, तो इसका नाम याद रख लेना, एम्परर नारुहितो साहब जो से हैं वो जापान के क्या है जी इस टाइम पर एम्परर हैं। अच्छा जी, फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के जो सा है जर्मन, जर्मन है, जर्मनी से इनका ताल्लुक है। तो सैमुअल हेनमैन, सैमुअल हेनमैन साहब जो से हैं, इनका क्या है? जर्मनी से ताल्लुक है, और इसको फादर ऑफ होम्योपैथी के तौर पर जो सा है वो याद किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर, इसके पहले वो बता देता हूँ कि इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था जर्मनी के अंदर। डी ऑप्शन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया गया था? जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया गया था। और इसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो राइटर हैं उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, शाबाश, कार्ल मार्क्स। और दूसरा दो लोगों ने लिखा था, हमें कार्ल मार्क्स याद है, हमें दूसरा भूल जाता है, उसका नाम है एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ENGELS, बस वो याद रख लो, मार्क्स एंड एंगल्स, ठीक है, मार्क एंगल, मार्क द एंगल। तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स, और दूसरा का नाम क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स, ENGELS, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, और ये जर्मन में पहले लिखा गया था, फिर बाद में इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो फिर ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बन गया। द फेमस इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी, अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर, अमेरिकन जब वो चल रही थी तो उसके अंदर बोस्टन टी पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बोस्टन टी पार्टी एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर जो सा है वो एक टी के लिए वो जहाज आ रहा था, ठीक है, तो उसको जो सा सबको आग लगा दी गई थी। तो 1773, ये पीपीएससी का सबसे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी। तो बोस्टन टी पार्टी जो सा ये यूएस से इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो 1773 के अंदर बोस्टन टी पार्टी का इवेंट हुआ था। और इसी के रिलेटेड इससे पहले का इवेंट है जो कि अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन किस मुल्क के अंदर जो सा लगा था? तो ये भी यूएसए के अंदर था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये भी जो सा है आपका यूएसए के था। ये बोस्टन टी पार्टी से 10 मतलब उसी के अराउंड जो ये भी एक मुहिम चल रही थी, तो इसको भी बोस्टन टी पार्टी के साथ जो सा है वो क्या है, रिलेट किया जाता है। तो ये आप लोगों ने ये दोनों सवाल इसके देख लेने। अहमद खान खरल, अहमद खान खरल अभी जो सा है वो इनका, हाँ, स्टैंप, वो एक्ट भी इसके साथ ही आ जाता है। तो अहमद खान खरल साहब जो से हैं ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बड़े हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर इनको माना जाता है, ठीक है। तो फैसलाबाद के अंदर जो सा है झामरा, ठीक है, जो गांव है वहां इनकी पैदाइश हुई थी, अहमद अहमद खान खरल साहब की, ठीक हो गया। अभी रिसेंटली जो सा है इनकी वो क्या कहते हैं गुजरी भी है, सितंबर के अंदर मेरे ख्याल में इनकी जो सा है वो एनिवर्सरी भी, वो डेट ऑफ बर्थ भी इनकी गुजरी है, ठीक है, अहमद खान खरल की। तो ये फ्रीडम फाइटर हैं। तो झामरा, ये भी रिसेंटली, ये भी 2022 का सवाल है, ये पूछा गया था कि इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है, और सॉरी कौन सी विलेज से है, कौन सी जगह से है? तो झामरा से जो है वो इनका ताल्लुक है। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। फैज अहमद फैज वाज इम्प्रिजन्ड फॉर, जी 1857 की डेथ है इनकी। इनकी मैं आपको बल्कि डेट ऑफ बर्थ जो सी है ना वो अभी मैं बता देता हूँ, ये अभी गुजरी है, मैंने करंट अफेयर्स के अंदर जो सा है मैंने जो सा है वो उसमें बताया था। ये इसकी डेट ऑफ ना बर्थ जो सी है 21 सितंबर, सॉरी वो इसकी डेट ऑफ डेथ है 21 सितंबर, 21 सितंबर, मैं बर्थ कह रहा था 21 सितंबर 1857 है। ईयर मुझे याद था 1857 ही है, लेकिन जो डेट ऑफ डेथ है ना इसकी वो है 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर है, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वो इसकी 21 सितंबर क्या है जो अभी 2022 में मैं बता रहा था, वो इसकी डेट ऑफ डेथ है, लेकिन ईयर वही है 1857। अच्छा जी, फैज अहमद फैज साहब जो है उनको रावलपिंडी साजिश केस के अंदर जो सा है वो सजा हुई थी, उनको अंदर किया गया था कि उसके अंदर रावलपिंडी साजिश केस के अंदर 1951 के अंदर कि जो सा है एक जनरल अकबर खान थे और वो कुछ लोग थे कि इन्होंने मिलकर जो सा है वो साजिश की है। तो फैज अहमद फैज साहब जो थे रावलपिंडी साजिश केस में, और ये अगरतला साजिश केस जो सा है, ये अगरतला साजिश केस जो सा, अगरतला इंडिया के अंदर एक जगह है, इंडिया का शहर है अगरतला। तो अगरतला जो सा है, अगरतला जो सा है ये आपका क्या है, ये मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से है कि शेख मुजीबुर रहमान को अगरतला साजिश केस के अंदर जो सा है वो फंसाया गया था। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, तो जेन ऑस्टन की ये किताब है, ठीक है, नॉवल है। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, कॉलरा इज कास्ड बाय, कॉलरा, कॉलरा जो सा है ये आपकी, जो आप कंटेमिनेटेड, अगर आप गंदा पानी पियो तो उससे आपको कॉलरा हो जाता है। तो ना ही ये वायरस है, ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया है। कॉलरा वायरस है, बैक्टीरिया है। कॉलरा आपका वायरस नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, इसका एक अजीबो गरीब सा नाम है। तो उनको पता होगा जो बायो वाले हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा उसका क्या नाम है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? तो स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, पोलियो आपकी वायरल डिजीज है, मम्स भी आपकी वायरल है, ठीक है। तो टाइफाइड, टाइफाइड जो सी है ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड का जो बुखार होता है ये आपकी क्या है, वायरल डिजीज नहीं है, तो ये आपकी क्या होती है, ये भी आपकी बैक्टीरिया से होती है। तो ये भी आपकी सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी,
तो विटामिन सी जो आप सिट्रस फ्रूट से लेते हो, जो आपके किन्नू वगैरह ये सारे वहां से सिट्रस फ्रूट से आप विटामिन सी लेते हो, तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है जी? एस्कॉर्बिक एसिड। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। कन्वर्सेशन जीके का ये मसला होता है, जीके वन लाइनर होता है, इसमें ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, तो सब्जेक्ट वाइज इंशाल्लाह आप लोगों को ज्यादा चीजें याद करने को मिलेंगी। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ ये उस इंसान ने लिखी है जिसने 27 साल जेल काटी है। तो नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था, ठीक है, मंडेला साहब। और इनके बारे में आप लोगों को पता है, सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने कितने साल जेल काटी थी मंडेला साहब ने। तो नेल्सन मंडेला साहब ने 27 साल तक जो है वो जेल काटी थी। साउथ अफ्रीका के जो है ये लीडर थे। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। बराक ओबामा की भी अभी रिसेंटली 2020-21 के अंदर एक बुक आई थी, प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का, मैं लाइव तो वो लेक्चर आप लोगों को शायद ना दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर एक आप लोगों का होगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, तो उसका भी आप लोगों का टेस्ट मैं इसके अंदर दोबारा कंडक्ट कर लूंगा। ये जो आपका होगा ना, ये सेशन चल रहा है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट बुक्स, इनका लेक्चर जो सा है ना, वो उसका भी आप लोगों का फिर टेस्ट मैं ले लूंगा, ताकि आप लोगों को वो फायदा हो जाए उसके अंदर। और टोनी ब्लेयर, ये बर्तानिया जो सा है, यूएस यूके है, जो इंग्लैंड है, उसके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वॉर ऑन टेरर जब चल रही थी ना, तो जब एक साइड पे मुशर्रफ साहब थे, एक साइड पर ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, सदाम हुसैन वगैरह, ये बड़े बड़े सारे लीडर थे, तो उस टाइम पर ये टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के जो से हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। डायमंड ऑफ जुपिटर इज डैश टाइम्स ऑफ अर्थ डायमीटर, तो 11 टाइम्स। ये भी जो सा बहुत दफा सवाल बार बार पीपीएससी को में पूछा गया है, उसका फेवरेट सवाल है कि डायमीटर जो सा जुपिटर, आपको पता है कि जुपिटर जो सा है वो इसको प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ठीक है, जुपिटर को प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जो बड़े बड़े से आपके पत्थर आ रहे होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उनको जो सा ये रोक लेता है। तो ये इसका जो डायमीटर है वो 11 टाइम्स जो सा है वो किसके होता है? अर्थ के 11 टाइम्स होता है। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ एक चीज याद रख लो, यहाँ मैंने ये तस्वीर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगाई थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर चलो बस इतना ही सही है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखो, जो चीज सूरज के सबसे करीब होगी वो हॉटेस्ट होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन याद रख लो, मरकरी सबसे हॉटेस्ट नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो सा है वो आपका क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है जी आपका बिल्कुल वीनस। ये हमेशा कंफ्यूजन होती है। ये इसकी वजह क्या है? ये वजह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मिकदार बहुत ज्यादा है वीनस के अंदर, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक हो गया। तो जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो मरकरी जो सा है, मरकरी सबसे पास है, लेकिन वीनस की वजह क्या है कि वीनस की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ वहां CO2 और मीथेन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये मरकरी सबसे शॉर्टेस्ट प्लेनेट है, ये सॉरी सबसे क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। देखो छोटू सा नजर भी आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ एक और चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, चलो सूरज के सबसे जो पास है वीनस है, इसका मैंने रीजन बता दी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा, तो कोल्डेस्ट यूरेनस है कि नेपच्यून है? यूरेनस है। अब लॉजिकली इसका क्या बनता है? लॉजिकली इसकी बात यही बनती है कि सर देखें ना, नेपच्यून सूरज से ज्यादा दूर है, तो वो कोल्ड होना चाहिए, लेकिन यूरेनस क्यों है? तो इसकी रीजन भी वही है। इसके बारे में कहा जाता है कि नेपच्यून के अंदर जो सा है, नेपच्यून के अंदर मीथेन की थोड़ी सी मिकदार ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यूरेनस के मुकाबले में ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है, तो जिसकी वजह से यूरेनस जो है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो इससे कम आ जाता है। तो कोल्डेस्ट यूरेनस है। और उसकी रीजन भी क्या है? ये क्योंकि हमारा जनरल यही होता है ना कि सबसे दूर है सूरज से, तो वो कोल्डेस्ट होगा, जो सबसे पास है वो हॉटेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना, कोल्डेस्ट यूरेनस है और हॉटेस्ट जो है वो आपका क्या है? वीनस है जी। अच्छा जी, प्लाटो वाज डैश ऑफ अरिस्टोटल। ये मैंने इतना बड़ा सा करके लिख दिया ताकि आप लोगों को याद हो जाए। SPAA। SPAA का क्या मतलब है जी? SPA, S स्टैंड फॉर सुकरात, ठीक हो गया। P फॉर प्लाटो, A फॉर अरिस्टोटल, A फॉर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, A फॉर अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसी लाइन से आप लोगों ने लिख लेना है। आपने लिख लेना है S फॉर सुकरात, ठीक है, S फॉर सुकरात, जिसने जहर का प्याला पिया था। तो सुकरात सबसे पहले आया, ठीक है, तो वो प्लाटो का क्या होगा? प्लाटो का उस्ताद होगा। तो प्लाटो क्या होगा? प्लाटो सुकरात का शागिर्द होगा। अब प्लाटो के बाद क्या आ रहा है? अरिस्टोटल आ रहा है। ये इसके बाद आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है ना SPA, इसी एंगल से आप लोगों ने याद रख लेना है। अब प्लेटो जो सा है, ए से पहले लिखा हुआ है, तो ये ए का क्या होगा? उस्ताद होगा। और ये ए क्या है? अरस्तु, अरिस्टोटल, ठीक हो गया।
और अरिस्टो के बाद एक और ये लिखा हुआ ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सा ये किसका शागिर्द था, ये अरिस्टोटल का था। ठीक है, ये किसका था, अरिस्टोटल का शागिर्द था। तो इसी तरह यहां लिखा हुआ है प्लेटो वाज डैश ऑफ अरिस्टोटल। तो प्लेटो पहले लिखा हुआ है, अरिस्टोटल बाद में लिखा हुआ है। तो प्लेटो क्या था, प्लेटो साहब जो थे वो स्टूडेंट थे। प्लेटो क्या थे, स्टूडेंट थे। और इसका सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, अरिस्टोटल वाज डैश ऑफ प्लेटो। तो अरिस्टोटल क्या था, वो शागिर्द था जी प्लेटो का। तो ये SPAA जो सा है इसको याद रख लेना, जब भी ये सवाल पूछा जाए तो आप लोगों ने इसको इस लिहाज से देख लेना। अच्छा जी। अल फराबी इज आल्सो नोन एज, अल फराबी भी आपके एक फिलोसफर हैं। तो अल फराबी को किस तरह से जाना जाता है, इनको सेकंड टीचर कहा जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये पहले मैं आप लोगों को एक दफा बता चुका हूँ जीके सीरीज के अंदर। मोस्टली आप में से जिन्होंने जीके सीरीज की चीजें देखी है ना, तो आपको काफी सारी चीजें बीच में ओवरलैप होती नजर आएंगी, आपकी रवियन अच्छी होगी। ठीक है, तो अल फराबी जो है उनको सेकंड टीचर भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। कायदे आजम ज्वाइंट मुस्लिम लीग। तो कायदे आजम ने 1913 के अंदर जो सा है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। कायदे आजम ने कायदे आजम ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 के अंदर, मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 के अंदर, और उसके बाद फिर कांग्रेस को 1920 के अंदर छोड़ दिया था। और 7 साल तक कायदे आजम मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के जो सा है वो क्या है, मेंबर रहे थे। 7 साल 1913 से लेकर 1920 तक, 7 साल कायदे आजम वॉज मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड ऑल्सो ऑल इंडिया कांग्रेस। और फिर कायदे आजम को 1934 के अंदर परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। और ये जब हम आगे पाकिस्तान इंडो पाक के मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें ये एमसीक्यूज अगेन डिस्कस करेंगे। जालियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ए ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो सा है, 1919 के अंदर ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था आपका। जनरल डायर ने जो सा है पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी उसके ऊपर फायरिंग की थी, और सिखों को जो सा है वहां उनको मारा गया था। और उसके बाद जो सा है, और ये जालियांवाला बाग का सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ वाक़ है। जालियांवाला बाग जो सा है ये अमृतसर के अंदर है जी। जालियांवाला बाग जो सा है ये आपका कहाँ है, अमृतसर के अंदर, बिल्कुल जनरल डायर था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग इज लोकेटेड इन अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी भी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, हमने अभी कल कल ही बल्कि हमने देखा था, मैं आप लोगों को बता रहा था परसों नोबेल प्राइज के बारे में। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज जो सा 5 कैटेगरीज के अंदर 1901 के अंदर दिया गया था। ठीक है, तो 1901 के अंदर फिजिक्स के अंदर जो अवार्ड मिला था पहला, वो किसको मिला था, रॉन्गटन साहब को मिला था। इन्होंने एक्स रे रेडिएशन जो उनके ऊपर काम किया था। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया। तो इनको एक्स रेज के ऊपर काम करने की वजह से जो सा पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1901 के अंदर रॉन्गटन साहब जो सा है उनको मिला था। ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। सबा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की न्यूज एजेंसी का क्या नाम है, सबा। और सीरिया की न्यूज एजेंसी का क्या नाम है, साना, सना। ठीक है, ये सना नहीं है, सन आ है। ठीक है, स्वाद नून आइन और फिर आगे अलिफ आ। ठीक है, सन आ। तो सीरिया की जो है वो सना है। और अफगानिस्तान की क्या है, बख्तर। ये न्यूज एजेंसीज पूछ ली जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। जैसे पाकिस्तान की APP है, इंडिया की जो है वो PTI है। ठीक है, इंडिया की जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, बड़ी फेमस फेमस है। इसी तरह जो सा इतार तास आपकी वहाँ की है, रशिया की है। USA की तरफ चले जाओ तो वहां आपको AFP, सॉरी USA की तरफ आपको AP मिलती है, एसोसिएटेड। ठीक है, हाँ सूडान की सुना है, बिल्कुल सुना जो सी है वो सूडान की है। और USA की जो सी है वो आपकी है AP, एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, एसोसिएटेड प्रेस। फ्रांस की है AFP। इसी तरह रियूटर्स है बड़ी फेमस, रियूटर्स, ये फेमस फेमस बता रहा हूँ आप लोगों को। रियूटर्स, रियूटर्स है जी बर्तानिया की। ठीक है, तो ये आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को कॉपी पेंसिल साथ रखनी पड़ेगी। अगर कॉपी पेंसिल साथ रखोगे तो फायदा है, वरना बाद में फिर रिकॉर्डिंग में से आप लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, रियूटर्स जो है वो ब्रिटेन की है। आदत हो जाएगी, ये पुराने स्टूडेंट से पूछो, उनको आदत, आपको हो जाएगी इंशाल्लाह, आदत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कम टाइम में हमने ज्यादा MCQs डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया, आज अभी बहुत स्लो हूँ, आज बहुत स्लो हूँ अभी। तो इंशाल्लाह अभी तेज, ये इसीलिए आप, मैं, मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक मंथ के अंदर। चलो शाबाश। अच्छा जी, हु वाज द इन्वेंटर हो, बस थोड़े से रह गए MCQ, 5 10 6 रह गए हैं। बस फिर आज के लिए छुट्टी आप लोगों को, वैसे ही 4 5 जो आए थे वो भाग गए हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो जॉनस गटरबर्ग साहब जो हैं उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको इन्वेंट किया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी।
यूरो इज द करेंसी ऑफ हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर जब पुराना अगर मैं आपसे पूछता तो 19 था, अब आप लोगों को पता है, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग पढ़ चुके हो कि अब जोन सा है क्रोएशिया जोन सा है वो 20वां मुल्क के तौर पर ऐड हुआ है। तो 20 मुल्क जोन सा है उनके पास अब क्या है, करेंसी है, बिल्कुल ठीक है। तो देखा ये फायदा है, अब देखो रिवीजन, अब आपको कभी क्रोएशिया भूलेगा नहीं, ठीक है। अब आपको इतनी दफा रिवाइज होगा बार बार डिफरेंट जगह पर, तो आपको पता लग जाएगा। जी जी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन ना लो। नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी जोन सा ये फ्रांस के अंदर है जी जगह, फ्रांस के अंदर 6 जून 1944 को यहाँ एक बड़ी फेमस लैंडिंग हुई थी, नॉर्मैंडी लैंडिंग के तौर पे। नॉर्मैंडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ लैंडिंग हुई थी, इसकी वजह से ये एक बड़ा पथरी मतलब रेत वाला पत्थर वाला सख्त जो सा एक इलाका है नॉर्मैंडी, तो ये कहाँ है जी, फ्रांस के अंदर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी बड़ी फेमस लैंडिंग है, यूट्यूब पे वीडियोस भी इसकी मौजूद हैं, कभी सर्च करिएगा नॉर्मैंडी लैंडिंग, ठीक है। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 जून को यहाँ जो सा वो लैंडिंग हुई थी, और जब वहाँ जंग वगैरह चल रही थी, तो इसलिए ये सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मैंडी कहाँ है जी, फ्रांस के अंदर है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर। तो चागी के अंदर है, चागी के अंदर कॉपर की बात की जाए, गोल्ड की बात की जाए, जहां आपका रेकोडेक मंसूबा भी चल रहा है, तो ये सारा जौन सा है आपका कहाँ है, चागी के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। कचूरा लेक, कचूरा लेक ये भी 2022 का सवाल है। कचूरा लेक, कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन, तो स्कर्दू के अंदर है, जीबी के अंदर जो आपका स्कर्दू है, स्कर्दू के अंदर है जी आपकी ये कचूरा लेक। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, इसकी करेक्ट होगी। अच्छा जी, डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस, योम निजात जौन सा है, योम निजात जब कांग्रेस की हुकूमत खत्म हुई थी, ठीक है, कांग्रेस ने रिजाइन किया था, तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने योम निजात मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो यहाँ क्या है देखो, ऐसे कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं, तो यहाँ 22 दिसंबर लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी ये टिक कर दूंगा, लेकिन ये क्या है 1938 है, ठीक है। ये 21 दिसंबर है, तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, नन, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड इन 2014। तो 2014 के अंदर जी जरबे अज़ब शुरू किया गया था 15 जून को। जरबे अज़ब जो साहब सल्लम क्या है, क्या कहते हैं इसको, तलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आप सल्लम की तलवार के जो सा है जरबे अज़ब उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है। और ये 2014 के अंदर जो सा शुरू किया गया था, और रद्दुल फसाद 2017 के अंदर शुरू किया गया था। और राह हक जो सा है ये आपका वजीरस्तान वाली साइड पे, सॉरी इधर सवात वाली साइड पे, और वहां शुरू किया गया था, ये 2007 में किया गया था, ठीक है। तो ज़रब अज़ब के 2 सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कब शुरू किया गया था, और ज़रब अज़ब का मतलब क्या है, तो स्वॉर्ड ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा ये 2019-20 में बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया, उसको जो सा है, उसको जो सा है वो क्या कहते हैं, उसको किस नाम से याद किया जाता है, उसको ब्लैक समर के नाम से याद किया जाता है। 2019-20 का जो बुश फायर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको किस नाम से याद किया जाता है जी, ब्लैक समर के नाम से याद किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यू, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। फर्स्ट सिख सेनेटर फ्रॉम केपी, तो उसका क्या नाम है जी, ये एक दफा पीपीएससी में पूछा गया है, एक दफा एफपीएससी में पूछा गया है। एक दफा ये सवाल पीपीएससी में पूछा गया था, एफपीएससी में सवाल पूछा गया था कि गुरदीप सिंह द फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू विच पार्टी। तो गुरदीप सिंह, ठीक है, गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह साहब जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के पहले सिख सेनेटर हैं, और इनका ताल्लुक किस पार्टी से है, ये भी सवाल पूछा गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है इनका ताल्लुक है, पीटीआई से। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, गुरदीप सिंह जो सा है वो हमारे पास करेक्ट है। और कृष्णा कुमारी जो सा है, जो कुमारी वो पीपल्स पार्टी से है, वो हिंदू सेनेटर हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल दलित हिंदू सेनेटर, ठीक है। वो हमारे पास जो कृष्णा कुमारी हैं वो पीपल्स पार्टी, वो डिफरेंट है, ये वो हिंदू या दलित उसमें आ जाएगा। और ये जो सिख सेनेटर जो सा है ये हमारे पास गुरदीप सिंह है, बिल्कुल 2018 में ये इलेक्ट हुए थे, क्योंकि नहीं 2018, हाँ 2018 में इलेक्ट हुए थे, 2018 में हुए हैं बिल्कुल। और जो सा है ये इनका ताल्लुक पीटीआई से है। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। इनको अब आप लोगों ने इसका क्या करना है, आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है, ठीक है, जाके। और जो कल आप लोगों का मॉर्निंग के अंदर 20 से 25 एमसीक्यूज, इसमें से टेस्ट शेयर हो जाएगा आप लोगों का।
और डेली यही पैटर्न चलेगा आप लोगों का, ठीक है, कि आप लोगों का टेस्ट इस तरह लेक्चर होगा, अगले दिन उसका टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट सिर्फ ये एमसीक्यूज में से नहीं होगा, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा होता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ लिखो। अब जैसे मैं शायद हो सकता है कल आपको ये एमसीक्यूज मिले कि गुरदीप सिंह द फर्स्ट सिक्स सेनेटर फ्रॉम केपी बिलोंग्स टू विच पार्टी, तो आपको सर यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ, कहीं आपने तो नहीं लिखा हुआ था, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा जो सा है आपने, दूसरा आपने क्या करना है, आपने शाम इसको सुबह टेस्ट शेयर होगा और रात का जो लेक्चर है उससे पहले पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना है, रात को उसके रिस्पॉन्सेज जो से हैं शाम को फिर ऑफ हो जाया करेंगे, ठीक हो गया। और उसके अलावा मेरे जहन में एक और ऑप्शन है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कि एक तो ऐसे है ना कि मैं डायरेक्ट आप लोगों से आके डिस्कस कर लूँ, एक दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं पीडीएफ आपको मॉर्निंग में सेंड कर दिया करूँ, आप उसको रिवाइज कर लिया करो और शाम को हम उसको डिस्कस कर लिया करें। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो सा है वो इतना इशू वो नहीं होगा, ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज आप लोग, मैं इसको बेसिकली डिस्कशन सेशन की तरफ लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो मैं अभी एक हफ्ते के बाद ऐसा शुरू करूंगा। अभी जो सा इसी तरह ही बेहतर है कि अभी आप लोग जो सा है वो मैं ही आप लोगों को ज्यादा चीजें बताऊं, जितनी आपको पता है आप 7 लोग मुझे बता दिया करो, और हम जो सा इसी तरह इसको सेशन को लेकर चलते रहेंगे, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह अपने इसको तैयार करो, और कल फिर इंशाल्लाह इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट इसी तरह डेली आपकी रूटीन टेस्ट की चलती रहेगी, ठीक हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। और रिकॉर्डिंग के हवाले से, रिकॉर्डिंग जो सी है इंशाल्लाह वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर में ये अपलोड होगी, फिर मैं बता दूंगा ड्राइव में मिलनी है या इसको प्राइवेट करके मैं इंशाल्लाह या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया।